हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है ऋतिक और ये है हमारा लेक्चर नंबर 3 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट का। कल वाले लेक्चर में हमने देखा था एसिड की रिएक्शंस को कि एसिड जब मेटल के साथ रिएक्ट करता है तब क्या फॉर्म होता है, जब एसिड मेटल के हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तब क्या फॉर्म होता है, ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तब क्या फॉर्म होता है। वो सारी रिएक्शंस हमने कल वाले लेक्चर में देख ली थी। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो ज़्यादा मतलब कि कॉन्सेप्चुअल कम है और रटने वाला ज़्यादा है। तो हम लोग देखते हैं कि क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं एसिड्स की, जिनमें से ज़्यादातर प्रॉपर्टीज़ तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। फटाफट से देखेंगे, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। एसिड हैव अ सोर टेस्ट, ये प्रॉपर्टी तो मतलब सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि एसिड्स टेस्ट में सोर होते हैं, खट्टे होते हैं। ठीक है, मैं सारी प्रॉपर्टीज़ को एक साथ लिख के लाया हूँ, फटाफट से देखते हैं। एसिड टर्न ब्लू लिटमस टू रेड, ये भी हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में भी देखा था कि एसिड जो होता है वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में मतलब कि चेंज कर देता है। इसमें भी कोई नई चीज़ नहीं है। थर्ड प्रॉपर्टी, एसिडिक सॉल्यूशंस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ओके, ये प्रॉपर्टी थोड़ी सी है, इसमें हम लोग थोड़ा सा अच्छे से देखेंगे। लिखा हुआ है कि एसिड सॉल्यूशंस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, एसिड्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या होता है कि हम लोगों ने एसिड की डेफिनेशंस में ही एक चीज़ देखी थी कि एसिड्स को जब भी हम वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो वो क्या करते हैं, वो एच आयंस देते हैं। मतलब कि एसिड जो होते हैं वो वाटर में डिज़ोल्व होने के बाद हमें आयंस देते हैं। इस चीज़ को पहले हम नोट करते हैं। when ऐसे लिखते हैं, when acid dissolved in water they forms या फिर they break down, they breaks into आयंस। ये तो हमको पहले दिन से ही पता है कि एसिड्स जो होते हैं वो एच आयन देते हैं, एक एच आयन देगा, एक कोई दूसरा आयन देगा। मतलब बेसिकली वो आयंस को फॉर्म करते हैं जब हम उन्हें वाटर में डिसॉल्व करते हैं। ठीक है, अब दूसरी चीज़ क्या होती है, अब हम लोग दूसरी चीज़ ये देखने वाले हैं कि आयंस की एक प्रॉपर्टी होती है। क्या प्रॉपर्टी होती है? और सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन कंटेंस आयंस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। मतलब जो कोई भी सॉल्यूशन हो, ये आयंस की प्रॉपर्टी है। आयंस जिस भी सॉल्यूशन में होंगे वो सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर पाएगा बिना किसी प्रॉब्लम के। ठीक है, तो पहली चीज़ तो क्या है कि एसिड क्या होते हैं, एसिड को जब वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो वो आयंस बनाएंगे, और एक बार अगर आयंस बन गए तो वो सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर पाएगा। तो वही इस प्रॉपर्टी में लिखा हुआ है थर्ड वाली में, एसिड सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अगर हम लोग इसे शॉर्ट में लिखें तो हमारे पास एसिड्स हैं। एसिड्स किस में ब्रेक डाउन हो रहे हैं? आयंस में। और आयंस क्या कर रहे हैं? आयंस इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रहे हैं। कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, ये हो गए हमारा पास, ये पूरी सीक्वेंस हो गई। इस तरह से आयंस जो होते हैं, पहले एसिड्स जो होंगे वो आयंस बनाएंगे, आयंस जो होंगे वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर पाएंगे। ये पूरा सीक्वेंस बनता है हमारे सामने। ठीक है, अब अपन लोग क्या देखने वाले हैं? अब हम लोग देखने वाले हैं एनसीईआरटी की एक्टिविटी। इसी के ऊपर एनसीईआरटी वालों ने एक एक्टिविटी दी है जो कि एनसीईआरटी एक्टिविटी 2.8 को, ये देखो, ये है हमारी एक्टिविटी। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या क्या चीज़ें ले रहे हैं, पहले उन चीज़ों को देख लेते हैं। सबसे पहली चीज़ तो हमारे पास यही है, ये देखो, ये एक बीकर है। इन चीज़ों के नेम तो अब तुम्हें मतलब पता ही होंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये हमारे पास बीकर है। बीकर के ऊपर ये ब्लैक कलर की जो चीज़ लगी हुई है ये है रबर कॉर्क। ठीक है, इसके ऊपर ये दो आयरन नेल्स लगी हुई हैं। ठीक है, इसके ऊपर दो आयरन नेल्स लगी हुई हैं। ये हमारे पास बल्ब है।
ये हमारे पास स्विच है, अब ये तो बताइए इनके मैं नेम नहीं डाल रहा हूँ, ये वायर्स हैं हमारे पास रेड और ब्लैक कलर के, और ये हमारे पास क्या है, ये बैटरी है 12 वोल्ट बैटरी। ठीक है, ये हमारे पास बैटरी है, स्विच है, बल्ब है, वीकर है, ये रबर कॉर्क है। इस रबर कॉर्क के अंदर 2 नेल्स लगी हुई हैं जो देखो नीचे तक, इस रबर कॉर्क के नीचे तक आ रही हैं बीकर के अंदर तक। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमें इस वाली एक्टिविटी के लिए हमें चाहिए हैं। अब यहाँ पे देखो कुछ बॉटल्स रखी हुई हैं, उनके अंदर कुछ एसिड्स हैं, कुछ और भी चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो हमारे पास है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है, हमारे पास डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, एसिटिक एसिड है, ग्लूकोज सोल्यूशन है, एल्कोहल है। ये 5 चीज़ें हमें दी गई हैं। अब बोला क्या इस वाली एक्टिविटी में एनसीईआरटी वालों ने हमें कि हम एक एक करके इन सॉल्यूशंस को इस वाली बीकर के अंदर डालें और फिर चेक करें इस स्विच को ऑन करके कि बल्ब जल रहा है या नहीं जल रहा है। मतलब बेसिकली ये है कि ये वाली जो एक्टिविटी है वो ये पूछ रही है कि एसिड जो हैं हमें एक्सपेरिमेंट करके दिखाओ कि वो सच में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हम लोग डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को हम लोग इसमें डालने वाले हैं, या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इन दोनों में से किसी एक को डालेंगे। और चेक करते हैं पहले हम लोगों ने किसको यूज़ किया है। ओके, पहले हम लोगों ने हाइड्रोक्लोरिक एसिड को लिया हुआ है। देखो इस वाले बीकर में हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड को लिया, भर दिया, और बाद बाकी सेटअप पूरा ऐसा ही था। जैसे ही हमने स्विच ऑन किया बल्ब देखो ग्लो कर रहा है, बल्ब मतलब जल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है, बल्ब जल रहा है। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड भरा हुआ है इसमें, बल्ब हमारे पास जल रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं, वो तो सबको दिख ही रहा है यहाँ पे। बस इस वाली एक्टिविटी में ज़्यादा कुछ करना ही नहीं था, उन लोगों ने इतनी चीज़ें बोली कि ऐसा ही करना है हम लोगों को। ठीक है, अब हम लोगों ने हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लिया, अब हम लोग लेते हैं सल्फ्यूरिक एसिड को। सल्फ्यूरिक एसिड को हमने लिया और उसको स्विच ऑन किया तो देखो उसमें भी हम लोगों के पास बल्ब जल रहा है बिना किसी प्रॉब्लम के। देखो यहाँ पे भी बल्ब जल रहा है। ठीक है, बल्ब इज ग्लोइंग। बल्ब ग्लोइंग का मतलब क्या है कि ये जो एसिड हैं, एसिड के सॉल्यूशंस हैं, पानी में मिले हुए, डाइल्यूट लिखा हुआ है ना, डाइल्यूट का मतलब एक्वस होता है, एक्वस का मतलब होता है कि उसमें वाटर मिला हुआ है। तो ये जो सॉल्यूशंस हैं एसिड के, वो इलेक्ट्रिसिटी को आराम से कंडक्ट कर रहे हैं। देखो बल्ब पूरी तरीके से जल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग और देखते हैं हम लोगों ने क्या क्या था हमारे पास। यहाँ पे हमारे पास डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड था, फर्स्ट नंबर पे हम लोगों ने ये लिया, सेकंड नंबर पे हम लोगों ने ये लिया। अब थर्ड नंबर पे हम लोग एसिटिक एसिड को लेने वाले हैं। ठीक है, अब एसिटिक एसिड को चेक करते हैं। एसिटिक एसिड को हम लोगों ने वाटर में डाल के सॉल्यूशन बनाया और उसे चेक करते हैं कि क्या वो इलेक्ट्रिसिटी को पास करा पाएगा या नहीं करा पाएगा। तो ये देखो एसिटिक एसिड भी बल्ब को जला रहा है, बल्ब इज ग्लोइंग। ठीक है, ये भी बल्ब को जला रहा है। लेकिन एक चीज़ तुम अगर नोटिस करोगे, अगर तुम ध्यान से देखोगे तो बल्ब इस बार ना थोड़ा लो ब्राइटनेस के साथ जल रहा है, पहले थोड़ा ज़्यादा ब्राइट जल रहा था। अगर तुम देखोगे जब हमने H2SO4 लिया था या HCl एसिड लिया था, यहाँ पे देखो बल्ब देखो कितनी तेज़ जल रहा है, इसकी ब्राइटनेस देखो कितनी ज़्यादा है। लेकिन इस बार जो हमने एसिटिक एसिड लिया तो इसकी ब्राइटनेस देखो थोड़ी सी पहले से कम है, काफ़ी कम जल रहा है ये। ठीक है, अब हम लोग कुछ और भी लेते हैं। यहाँ पे ये ले लिया हम लोगों ने। अब इसके आगे वाला था हमारे पास आई थिंक ग्लूकोज या फिर एथेनॉल। ओके, हम लोगों ने ग्लूकोज का सॉल्यूशन लिया है। इस बार सॉल्यूशन लेके हमने स्विच ऑन किया पर बल्ब नहीं जल रहा है, बल्ब नॉट ग्लोइंग। मतलब कि जो ग्लूकोज है वो कोई एसिड तो है नहीं, वो कोई एसिड तो है नहीं, और ये एक ना कोवैलेंट कंपाउंड होता है। कोवैलेंट कंपाउंड वाटर में जाके आयंस में ब्रेक नहीं होते हैं, वो ऐसे के ऐसे ही बने रहते हैं। ठीक है, तो इसीलिए जब वाटर में आयंस ही नहीं है इसीलिए वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर रहा है। तो जब ये पूरा सर्किट कंप्लीट होने के बाद भी हमने जब स्विच ऑन किया तो बल्ब नहीं जला। इससे हमें क्या पता चला कि एसिड जो होते हैं वो आयंस को प्रोड्यूस करते हैं और आयंस जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर पाते हैं। ये तो हमें पहले से ही पता है। ठीक है, तो ये वाला नहीं कर रहा है। सिमिलर, जैसे कि ग्लूकोज नहीं कर रहा है, सिमिलर
हम लोगों ने 4 चीज़ों के एक्सपेरिमेंट कर लिए, एक मैं तुम्हें बताए दे रहा हूँ, उस चीज़ को मान लेना। सिमिलर इथेनॉल नॉट इथेनॉल सॉल्यूशन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। जिस तरह से ग्लूकोज का सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर पा रहा है, उसी तरह से इथेनॉल का भी सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर पाएगा। तो अब हम लोगों ने जो ऑब्जर्वेशंस देखी उन्हें हम इस टेबल में फिल करने वाले हैं कि क्या क्या हुआ क्या क्या नहीं हुआ। ठीक है, ये एक टेबल है, इसमें हम लोग ऑब्जर्वेशंस को नोट करने वाले हैं अपनी। सबसे पहला है डाइल्यूट HCl। जब हम लोगों ने HCl लिया था, डज बल्ब ग्लो, तो क्या बल्ब ग्लो हुआ था? यस, बल्ब ग्लो हुआ था। यस। कैसे ग्लो हुआ था? ब्राइटली ग्लो हुआ था। ग्लो ब्राइटली। काफ़ी ब्राइटली ग्लो हुआ था। ठीक है, अब पूछ रहा है कि ये जो HCl है ना, ये किस आयंस में टूटेगा, कौन कौन से आयंस वहाँ पे प्रेजेंट होंगे। तो आयंस हमारे पास एक तो H+ होगा, ठीक है, एक H+ होगा। एक्चुअल में ना वाटर के अंदर H+ कभी भी अकेला नहीं रहता है। जैसे ही HCl H+ और Cl- में ब्रेक होगा, इस चीज़ को हम अभी आगे देखेंगे कि जैसे ही H+ और Cl- में ब्रेक होता है HCl, ये जो H+ है ये तुरंत ही वाटर मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन हो जाता है जाके। वाटर मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन होने के बाद ये क्या बना लेता है? ये बना लेता है हमारे पास H3O+। एक्चुअली में ये जो आयन है इसे हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं। इसे आज ही हम लोग आगे एक रिएक्शन है उसमें देखेंगे। लेकिन एक्चुअली में कभी भी वाटर मतलब कभी भी H+ आयन है वो वाटर में अकेला नहीं रहेगा। वो H+ आयन को जैसे ही तुम वाटर के अंदर डालोगे वो ऑटोमेटिक जाके वाटर के मॉलिक्यूल से कंबाइन हो जाएगा और हाइड्रोनियम आयन बन जाएगा। और हम लोगों ने एसिड की डेफिनेशन पढ़ी थी कि एसिड जो होते हैं या तो H+ मतलब जो H+ आयन देते हैं वो एसिड होते हैं। बट उसमें क्या होता है, जो H+ आयन दे और ये हाइड्रोनियम आयन दे, ये दोनों, अगर हाइड्रोनियम आयन तुम्हें मिल गया या H+ आयन कहीं मिल गया तो समझ जाना कि वो कंपाउंड एसिडिक है। ठीक है, समझ जाना। आज के बाद अगर कहीं हाइड्रोनियम आयन कहीं से ब्रेक होके आया तो समझ जाना कि हाँ H+ और हाइड्रोनियम आयन सेम वर्क करते हैं। H+ मिल गया या हाइड्रोनियम आयन मिल गया तो हम उस कंपाउंड को बोल देंगे कि ये एसिडिक नेचर का है। पर फिलहाल हम लोग इसमें आयंस में इतना ही लिख देते हैं कि यहाँ पे हमारे पास आयन कौन कौन से प्रेजेंट हैं, H+ होगा और Cl- होगा। ठीक है, अब दूसरी चीज़ की जो हमारा डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड था उसमें क्या हुआ, उसमें भी बिल्कुल सेम हुआ, ग्लो हुआ और ब्राइटली ग्लो हुआ। इसमें आयंस कौन कौन से प्रेजेंट थे हमारे पास, H+ आयन था हमारे पास और सल्फेट आयन था, SO4 2 नेगेटिव आयंस था। ठीक है, अभी हमारे पास एसिटिक एसिड है तो बल्ब ग्लो हुआ क्या? हाँ, बल्ब ग्लो हुआ था, बल्ब तो ग्लो हुआ था, लेकिन बल्ब तो ग्लो हुआ था लेकिन ग्लो वेरी लो, काफ़ी लो ब्राइटनेस थी बल्ब की। बल्ब तो ग्लो हो गया था, बल्ब ग्लो होने का मतलब था कि ये जो हमारा है CH3, ये तो मैं पहले बता चुका हूँ कि काफ़ी वीक एसिड है। वीक एसिड कौन से होते हैं? जो पार्शियली आयनाइज्ड होते हैं, पूरी तरह से आयनाइज्ड नहीं होते हैं। जब वो पूरी तरह से आयनाइज्ड नहीं होगा तो बहुत कम आयंस होंगे, और जब बहुत कम आयंस होंगे तो बहुत मतलब कि कम इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे। इसीलिए जो मतलब कि जो बल्ब की ब्राइटनेस थी वो बहुत ही ज़्यादा कम थी, डिम थी, बहुत लो थी। अब इसमें आयंस पूछ रहे हैं तो इसमें हम लोग, मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ, एसीटेट आयन बनता है। एसीटेट आयन का क्या फार्मूला होता है? CH3COO नेगेटिव, CH3 ओके एक C गायब है, COO नेगेटिव, और यहाँ पे हमारे पास एक H+ दे देता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास एसीटेट आयन और ये हो गया हमारे पास हाइड्रोजन आयन। अब बात करते हैं ग्लूकोज की। ग्लूकोज में क्या हुआ था? बल्ब ग्लो हुआ था या नहीं हुआ था? तो ग्लूकोज में बल्ब नहीं ग्लो हुआ था, बल्ब ग्लो ही नहीं हुआ ग्लूकोज में। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आयंस ही नहीं थे, नो आयंस। आयंस क्यों नहीं थे? क्योंकि ये कोवैलेंट कंपाउंड है, कोवैलेंट कंपाउंड, समझ जाना, और शॉर्ट में लिख दिया कोवैलेंट कंपाउंड। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास अगला है इथेनॉल, हमारा अल्कोहल जिसे बोलते हैं, नॉर्मल जो अल्कोहल है। तो ये भी बिल्कुल ग्लूकोज की तरह वर्क करता है, ये भी एक कोवैलेंट कंपाउंड है और ये भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा, और सेम हैपन होगा, इसके साथ भी कोई आयंस नहीं बनेंगे, ये भी कोवैलेंट कंपाउंड है। तो ये हमारी थी NCERT की एक्टिविटी 2.8। ठीक है, इसमें वो लोग मतलब ये
कह रहे थे कि हमें एक्सपेरिमेंट के थ्रू करके दिखाओ कि एसिड सच में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करा सकते हैं या नहीं करा सकते। तो हम लोगों ने देख लिया कि हाँ, हमने एक एक एसिड को चेक करके देखा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करा के देखा कि वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करा रहे थे। ठीक है, बस इतना ही था, इसमें से ज़्यादा कुछ पूछेगा नहीं। पूछेगा तो तुम इस टेबल को देख लेना, इसी टेबल में से क्वेश्चंस आ जाएंगे कि व्हाट हैपन व्हेन ग्लूकोज सोल्यूशन, मतलब कि इन बीकर, हम एक बीकर में ग्लूकोज का सोल्यूशन लेते हैं और उसमें से इलेक्ट्रिसिटी को पास कराते हैं तो बल्ब ग्लो होगा या नहीं होगा। या फिर वो ये पूछ लेगा कि ग्लो नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, और अगर ये जो डाइल्यूट, मतलब कि जो हम लोगों ने एसिड लिए तो ग्लो हो गया तो क्यों हो गया। तो तुम्हें बताना पड़ेगा कि एसिड्स जो होते हैं वो आयंस में ब्रेक हो जाते हैं, और आयंस की प्रॉपर्टी है कि वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करा देते हैं, इसीलिए इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाती है। ठीक है, अब मैं इसे लैंग्वेज में नहीं दिखा रहा हूँ बहुत ज़्यादा, तुम खुद लोग समझदार बच्चे हो, 10th क्लास में आ गए हो यार। अब छोटे क्लास में थोड़ी ना हो कि फर्स्ट क्लास में हो कि जो मैं तुम्हें हर एक आंसर का मतलब कि लैंग्वेज कर करके लिखाऊँ। तुम लोग खुद समझदार हो, अपने नोट्स बना सकते हो। पहली चीज़ तो इतना ही इनफ है, ये जो मतलब कि जितना मैंने ये टेबल बना दी इसी में से क्वेश्चन तुम्हारा सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, अब अपन लोग चलते हैं आगे। इसी प्रॉपर्टी पे एक और क्वेश्चन है हमारे पास सामने। अब क्वेश्चन सामने क्या है, एक्सप्लेन व्हाई डिस्टिल्ड वाटर डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी व्हाइल रेन वाटर डज। हमें बताना है कि डिस्टिल वाटर, जो क्वेश्चन जो पूछ रहा है वो ये कह रहा है कि डिस्टिल वाटर जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकता है, लेकिन रेन वाटर जो होता है वो मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर देता है। ऐसा क्यों होता है वो हमें बताना है। अब देखो बात यह है कि डिस्टिल वाटर जो होता है ना वो मतलब बिल्कुल प्योर होता है, उसके अंदर ना कोई सॉल्ट होता है, ना कोई एसिड होता है, ना कोई बेस होता है, कुछ भी नहीं होता है, वो बिल्कुल प्योर है। अगर तुम डिस्टिल वाटर का सैंपल लोगे ना, उसे चेक करोगे जाके लैब में, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ तुम्हें H2O मिलेगा। H2O हर जगह H2O के, मतलब कि जो हमारे H2O के जो मॉलिक्यूल्स हैं सिर्फ और सिर्फ वही मिलेंगे, उसके अलावा तुम्हें पूरे वाटर में और कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसीलिए उसके अंदर कोई आयंस नहीं प्रेजेंट है, कुछ भी नहीं। और H2O खुद में, वाटर एक कोवैलेंट कंपाउंड है, वाटर एक कोवैलेंट कंपाउंड है। मैंने जब कोवैलेंट बॉन्ड पढ़ाए थे ना, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ साइंस वाले, हमारा जो पहला मतलब हम लोगों ने जो पहला टॉपिक कवर किया था जिसमें 9th क्लास के बेसिक्स देखे थे, तो उसमें मैंने तुम्हें कोवैलेंट कंपाउंड पढ़ाए थे, पूरा एक अलग से लेक्चर लिया था कोवैलेंट कंपाउंड का। तो वाटर एक कोवैलेंट कंपाउंड है और वो आयंस में ब्रेक नहीं होता है। जब आयंस में ब्रेक नहीं होगा तो इसीलिए वो इलेक्ट्रिसिटी को, अगर जो प्योर H2O है, हमारा H2O मॉलिक्यूल है, वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करा पाएगा, तो इसीलिए जो हमारा डिस्टिल वाटर है वो नहीं करा पाता। लेकिन अब सवाल ये आता है कि लेकिन रेन वाटर भी तो प्योर फॉर्म होती है भाई। हम लोगों ने बचपन में पढ़ा था कि रेन वाटर इज़ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, इस तरह का एक 6th या 7th क्लास में मुझे जहाँ तक याद है मैंने पढ़ा था, एक चैप्टर था उसमें। तो रेन वाटर जो है वो भी बहुत ज़्यादा प्योरेस्ट फॉर्म है, लेकिन वो क्यों इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करा देता है लेकिन डिस्टिल वाटर नहीं करा पाता है। अब अगर बात करें रेन वाटर की, तो जब रेंस की जो मतलब कि बरसात की जो बूंदें होती हैं, जब वो बादल से निकलती हैं और अर्थ की तरफ आती हैं, जब रेन की जो बूंदें हैं वो बादल से मतलब बन के निकलती हैं, अर्थ की तरफ ग्रेविटी की वजह से आने लगती हैं, गिरने लगती हैं, तो बीच में जो एटमॉस्फेयर है उसमें बहुत सारी गैसेस हैं और उसमें से एक गैस प्रेजेंट होती है जो कि हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ना वो एसिडिक इन नेचर है, उसका एसिड का नेचर है। वो क्या करती है, वो उन्हीं वाटर के जो मतलब कि क्या बोलेंगे, ड्रॉपलेट्स बोलेंगे, उन वाटर की ड्रॉपलेट्स के साथ ना रिएक्ट कर जाती है एयर के अंदर ही, जब तक वो ज़मीन पे आती हैं उतने टाइम में। और रिएक्ट करके वो लोग क्या बना लेते हैं, वो लोग बना लेते हैं कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड भाई मैंने जो बताया था कि वीक एसिड है लेकिन एक मिनरल एसिड है। अब एसिड चाहे वीक हो या स्ट्रॉन्ग हो, जैसा कि हमने देखा था एसिटिक एसिड के साथ, वो एक वीक एसिड था लेकिन फिर भी उसने इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करा दिया। तो वैसे ही वाटर जो होता है वो जब तक ज़मीन पे आता है वो रिएक्ट करके कार्बोनिक एसिड बन जाता है, उसके अंदर कार्बोनिक एसिड की प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं और आयंस क्रिएट होने की मतलब कि टेंडेंसी आ जाती है, एबिलिटी आ जाती है उसके अंदर। और इसी वजह से, उसी जो कार्बोनिक एसिड फॉर्म हुआ है वाटर के अंदर, उसी वजह से ये जो रेन वाटर है हमारा इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करा देता है। मैं इसकी लैंग्वेज लिख के लाया हूँ, एक बार रीड कर लेते हैं जल्दी से। क्या है, डिस्टिल वाटर डज नॉट कंटेन एनी डिजॉल्व एसिड बेस सॉल्ट। यही मैंने तुम्हें बताया कि डिस्टिल वाटर में कोई ना एसिड है, ना बेस है, ना कोई सॉल्ट है। सो इट डोंट हैव एनी आयंस, इसीलिए डिस्टिल वाटर के पास कोई भी आयंस नहीं है। जब आयंस ही नहीं है तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करा सकता। लेकिन अगर रेन वाटर की बात करें तो रेन वाटर के साथ थोड़ा सा केस अलग हो जाता है। व्हेन रेन ड्रॉप्स फॉलिंग टू द अर्थ, ठीक है, जब वो मतलब फॉलिंग होती हैं अर्थ की तरफ आती हैं, थ्रू द एटमॉस्फेयर रिएक्ट विद एन एसिडिक गैस, जो कि है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, इन द एयर एंड फॉर्म कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड का फार्मूला होता है H2CO3। दिस एसिड ब्रेक इनटू आयंस एंड मेक रेन वाटर कंडक्टिव। मतलब कंडक्टिव का मतलब वही है कि जो इलेक्ट्रिसिटी को पास करा देते हैं। तो रेन वाटर जो है उसके अंदर वो कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करके कार्बोनिक एसिड बना लेता है और वही कार्बोनिक एसिड आयंस में ब्रेक हो जाता है। इसीलिए रेन वाटर जो हमारा होता है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करा सकता है। ठीक है,
तो ये जो पूरी लैंग्वेज है इस चीज़ को तुम याद रख लेना, अगर ये क्वेश्चन इस तरह से बोर्ड में आता है तो तुम्हें इसी तरह से उसे लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारी थर्ड प्रॉपर्टी हो गई। थर्ड प्रॉपर्टी, अभी तक हम लोगों ने पहली दो प्रॉपर्टी तो भाई बचपन से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं, उसमें कोई नया नहीं है। देखो पहली प्रॉपर्टी कौन सी थी, एसिड हैव अ सोर टेस्ट, ये खट्टा होता है, एसिड टर्न्स इनटू ब्लू लिटमस इनटू रेड, ये तो फर्स्ट क्लास के बच्चों को भी पता होगा। उसके बाद बात करते हैं एसिड सोल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अभी हम लोग थर्ड प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे, पूरी इसी के अंदर वो जो पूरी एनसीईआरटी की एक्टिविटी थी उसी के अंदर ये क्वेश्चन था, ठीक है। तो अब देखते हैं हमारी अगली प्रॉपर्टी को। अगली प्रॉपर्टी कौन सी है, अगली प्रॉपर्टी है एसिड रिएक्ट विद मेटल टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस। ये वाली प्रॉपर्टी हमने कल ही देखी थी कि एसिड जब मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस बनाता है। मैं इसे बस पॉइंट में लिख के लाया हूँ इस चीज़ का, मैं मतलब कल हम लोगों ने बहुत अच्छे से रिएक्शंस को डिटेल में देखा था। अगली प्रॉपर्टी कौन सी है, एसिड रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये वाली भी मतलब की प्रॉपर्टी हमने कल देखी थी कि एसिड जब भी कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बनाते हैं। मैं सिर्फ ये सारे पॉइंट एक साथ लिख के लाया हूँ, हम लोग जो चीज़ें कल पढ़ चुके हैं उन चीज़ों को मतलब दोबारा नहीं देखने वाले हैं। एसिड रिएक्ट विद मेटल टू फॉर्म, ठीक है, एसिड रिएक्ट विद मेटल ऑक्साइड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। जब भी एसिड किसी मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो वो सॉल्ट और वाटर बनाता है। ये भी चीज़ हम लोगों ने कल देखी थी, इसकी भी मतलब रिएक्शंस को देखा था अच्छे से। अब हमारे पास है सेवंथ प्रॉपर्टी। सेवंथ प्रॉपर्टी कौन सी है, एसिड रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। ओके, ये वाली जो प्रॉपर्टी है, ये वाली प्रॉपर्टी अभी तक हम लोगों ने नहीं पढ़ी है। क्यों नहीं पढ़ी है, क्योंकि अभी तक हमने बेस टॉपिक ही नहीं पढ़ा है। जब बेस टॉपिक पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे बेस टॉपिक को, तभी हम लोग कल इसी रिएक्शन को भी पढ़ लेंगे वहाँ पे, ठीक है। तो इस वाली चीज़ को अभी तुम ऐसे ही अपने नोट्स में नोट कर रहे हो कि एसिड रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। कल हम लोग इस चीज़ को बहुत डिटेल में अच्छे से देखेंगे। तो अब देखते हैं हमारी लास्ट प्रॉपर्टी को, जो कि है एसिड्स हैव कोरोसिव नेचर। मतलब हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में एक टॉपिक पढ़ा था जो कि था कोरोजन, और ये कोरोसिव जो वर्ड है वो कोरोजन शब्द का ही एडजेक्टिव है, मतलब ठीक है, समझ गए बात को। मतलब कि कोरोजन ही शब्द ऐसा समझो, कोरोजन ही है ये, ठीक है। एसिड जो होते हैं वो कोरोसिव इन नेचर होते हैं। अब मुद्दे की बात यह है कि कोरोजन क्या है, तुम लोगों को याद है, अभी फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ाया था यार, ये तो थर्ड लेक्चर है, अभी 4-5 ही दिन हुए होंगे पढ़ाए हुए। कोरोजन शब्द का क्या मतलब था, मैंने तुम्हें बताया था कि कोरोजन का मीन्स क्या होता है, जब भी कोई मेटल एयर में प्रेजेंट मॉइस्चर या किसी एसिड किसी भी केमिकल के वजह से उससे रिएक्ट करके ऑक्सीडाइज हो जाता है और अपनी सरफेस पे एक लेयर बना लेता है, और इस ऑक्सीडेशन की वजह से ना एक्चुअली में मेटल जो होता है वो कमज़ोर होता चला जाता है वक्त के साथ, धीमे 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 धीमे, ठीक है। तो एसिड क्या करते हैं, एसिड भी कोरोसिव इन नेचर होते हैं। एसिड भी चीज़ों को मतलब कि कैसे समझाऊं कि कोरोजन जो था वो रस्ट का एक मतलब कि रस्ट कोरोजन का ये एक फॉर्म था, जैसे कि लोहे के ऊपर एक लेयर बन के धीमे धीमे निकलती रहती है और मतलब कि 4 साल 5 साल या 10 साल के अंदर फिर वो लोहा पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है, ख़राब हो जाता है। तो एसिड्स क्या करते हैं, एसिड भी कोरोसिव होते हैं, वो भी चीज़ों को इसी तरह से ऑक्सीडाइज कर करके चीज़ों को पूरी तरह से ख़त्म कर देते हैं। अब अगर इस चीज़ की हम लोग डेफिनेशन की तरफ जाएं या फिर बुक की लैंग्वेज की तरफ जाएं तो क्या है कि द स्ट्रॉन्ग एसिड काउट सीवियर बर्न ऑन द स्किन। पहली चीज़ तो यही है, ये भी मैं तुम्हें बता चुका हूँ, हमारे फर्स्ट लेक्चर में ही हम लोगों ने देखा था कि एसिड काउट सीवियर बर्न ऑन द स्किन। एसिड्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा डेंजरस होते हैं, मैंने तुम्हें बताया था, स्पेशली इन कंसनट्रेटेड फॉर्म। जब भी जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है, अगर ये 3 जो मिनरल एसिड्स हैं ये अगर तुम्हें कंसनट्रेटेड फॉर्म में मिल गए तो ये बहुत 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 ही ज़्यादा डेंजरस होते हैं। तो वही लिखा हुआ है कि ये सीवियर बर्न कर सकते हैं तुम्हारी स्किन को। सेकंड चीज़ क्या लिखा हुआ है, ईट अप मटेरियल्स लाइक क्लोथ, वुड, मेटल्स एंड स्टोन वर्क। मतलब कि एसिड जो होते हैं वो क्लोथ हो, चाहे लकड़ी हो, चाहे मेटल्स हो, चाहे स्टोन वर्क हो, इन सबको ईट अप का मतलब मैंने तुम्हें बताया था धीमे धीमे ना उसे वीक करके ख़त्म कर देते हैं। तो यही कोरोजन का मतलब है, एसिड्स जो होते हैं वो कोरोसिव इन नेचर होते हैं, ठीक है। ये सिस्टम हो गया हमारा कि एसिड्स जो है वो कोरोसिव इन नेचर है। अगर तुम इसे मतलब कि मैंने तुम्हें पहले ही बताया कि अगर तुम इसे किसी चीज़ के ऊपर डाल दो, मान लो कि तुम्हारे पास पेपर रखा हुआ है, तुम पेपर पे डाल दो, ये पूरे पेपर को ना पूरी तरह से कैसे समझाऊं, डिकम्पोज कर देगा, एकदम ही गला देगा, पूरी तरह से जला देगा, ऐसा कर देगा, जला के एसिड बर्न कर देगा, पूरा जला देगा, ठीक है, जला के ख़त्म कर देगा। मेटल्स की भी सेम हालत है, इवन मेटल्स तक को ये नहीं छोड़ता है, ऐसे समझ लो। एसिड को हम जब भी तभी तो हम लोग जब एसिड को रखने की बात आती है, मतलब कि हमें उसे स्टोर करना होता है, तो या तो हम उसे ग्लास बॉटल में करते हैं या फिर सेरेमिक में करते हैं। सेरेमिक एक सब्सटेंस होता है, उसके अंदर हम लोग उसे स्टोर करते हैं। यही 2 चीज़ें हैं जिनके अंदर एसिड्स रिएक्ट नहीं करते हैं और उन्हीं के अंदर हम लोग एसिड्स को स्टोर करके रखते हैं। तो इसे नोट कर लेते हैं, इस पॉइंट को, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एसिड्स आर स्टोर इन ग्लास और ceramic
बॉटल्स। एसिड्स जो होते हैं वो या तो ग्लास में, कांच के अंदर, या फिर सिरेमिक एक सब्सटेंस होता है उसके अंदर हम लोग इसे स्टोर करते हैं। बाद बाकी चाहे मेटल में कर दो, चाहे प्लास्टिक में कर दो, चाहे किसी और चीज़ में कर दो, वो हर चीज़ को ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एनसीईआरटी में एक ये सिंबल दिया हुआ था। ये क्या सिंबल है? ये देखो, ये सिंबल इस तरह का इंपॉर्टेंट सिंबल है। क्या बोला है? वार्निंग साइन डिस्प्लेज द कंटेनर कंटेनिंग कंसनट्रेटेड एसिड्स एंड बेस। इस तरह का सिंबल अगर किसी बॉटल में रखा हो, लगा हो मतलब उसके रैपर के ऊपर, तो समझ जाना कि उसके अंदर खतरनाक एसिड है या बेस है। इस चीज़ को, इस सिंबल को याद रख लेना, मतलब कि अपने ब्रेन में रखना इस इमेज को, कि ऐसा सिंबल जो है वो एसिड और बेस का होता है, वो भी कंसनट्रेटेड एसिड और बेस का सिंबल है ये। इस प्रॉपर्टी में ना एक क्वेश्चन भी है, तो हम पहले उस क्वेश्चन को भी देखते हैं। वो क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? Why are sour substances like lemon juice and vinegar strictly not kept in the container made with brass, copper and iron? अब सवाल ये है कि ब्रास क्या होता है भैया। ब्रास पता है क्या होता है? ब्रास एक अलॉय है जो कि कॉपर और जिंक मेटल को मिला के बनाई जाती है। अगर तुम लोगों को नहीं पता क्या है, कोई टेंशन की बात नहीं है। हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है ना, मेटल एंड नॉन मेटल्स, उसके अंदर हम अलॉय टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। तो अभी के लिए बस तुम इतना मान लो कि ब्रास भी एक मेटल है जो कि कॉपर और आयरन की तरह है। ठीक है, इस तरह से बस इतना ही समझ लो। अब मुद्दे की बात यह है कि सवाल क्या पूछ रहा है। सवाल हमसे कह रहा है कि जो खट्टे सब्सटेंसेस हैं, जैसे कि कर्ड हो गया, लेमन जूस हो गया, विनेगर हो गया, इन सभी चीज़ों को हम ब्रास, कॉपर और आयरन के कंटेनर्स में क्यों नहीं रखते हैं? इस चीज़ को स्ट्रिक्टली क्यों मना किया जाता है भाई? इन चीज़ों को हम लोग इसमें क्यों नहीं रखते हैं? तो इस चीज़ का रीज़न ये है कि ये जो ब्रास है, कॉपर है, आयरन है, ये रिएक्टिव मेटल्स माने जाते हैं। ये काफ़ी रिएक्टिव हैं। और हम लोग फर्स्ट चैप्टर से ही पढ़ रहे हैं कि कर्ड है, लेमन जूस है, विनेगर है, ये सब ना, इनके अंदर ऑर्गेनिक एसिड्स पाए जाते हैं। कर्ड के अंदर होता है हमारा लैक्टिक एसिड, लेमन जूस के अंदर होता है सिट्रिक एसिड, विनेगर के अंदर होता है एसिटिक एसिड। तो ये सभी हैं तो एसिड ही, भले वीक एसिड हैं लेकिन एसिड हैं। और ये बहुत ही ज़्यादा एक्टिव रिएक्टिव मेटल्स हैं हमारे पास। जब हम इन चीज़ों को, इनके मतलब कि ये हो गया कर्ड हो गया, लेमन हो गया, लेमन जूस हो गया, विनेगर हो गया, जब इन चीज़ों को हम ऐसे मेटल्स के बने हुए बर्तन के अंदर रखते हैं तो पता है क्या होता है कि इसके अंदर का एसिड रिएक्ट करने लगता है इन मेटल्स के साथ। इन मेटल्स के साथ रिएक्ट करके दो चीज़ें होती हैं। पहली चीज़ तो जो खाने वाली चीज़ है वो या तो पॉइजनस या डेंजरस सॉल्ट में बदल जाती है रिएक्ट करके। ठीक है, वो खाने के लायक नहीं रहती, बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो जाती है हम लोगों के लिए। सेकेंड चीज़ क्या होती है कि धीमे धीमे ये मेटल है ना, वो कोरोजन, मैंने अभी हम लोग कोरोजन मतलब कोरोजिव वाली जो प्रॉपर्टी है वही पढ़ ही रहे हैं। तो कोरोजन के वजह से धीमे धीमे ना वो मेटल भी वीक होने लगता है वक्त के साथ साथ। अगर हम लोग उसमें मतलब कि डेली रखने लगे, मान लो कि कोई बर्तन है, कॉपर का कोई बर्तन है, उसमें हम लोग डेली दही रखने लगे और 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने के बाद ना वो कॉपर का बर्तन ख़राब हो जाएगा, पूरी तरह से वीक हो जाएगा पूरा। मतलब कि कैसे समझाऊं, जैसे कि जंग लगती है ना, लोहे को जंग लग के लोहा ख़त्म कर देता है जंग, उसी तरह से पूरा ये कॉपर का जो बर्तन है वो भी धीमे धीमे वक्त के साथ ख़त्म हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि कॉपर जो है वो रिएक्ट करता रहेगा लगातार इस कर्ड के अंदर जो प्रेजेंट लैक्टिक एसिड है उसके साथ। ठीक है, तो वही चीज़ लैंग्वेज में यहाँ पे लिखी हुई है। आज का जो मैं टॉपिक है, मैं पहले बता के आया हूँ कि आज का जो लेक्चर है उसमें थोड़ा सा रटने वाली चीज़ें ज़्यादा हैं, कॉन्सेप्चुअल चीज़ें कम हैं। तो क्या है कि ब्रास, कॉपर, आयरन, दीज आर रिएक्टिव मेटल्स, ये रिएक्टिव मेटल्स होते हैं। सो एसिड प्रेजेंट इन कर्ड, लेमन जूस एंड विनेगर रिएक्ट विद दीज मेटल्स। जो भी एसिड्स प्रेजेंट होते हैं इन चीज़ों के अंदर वो इन मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं टू फॉर्म हार्मफुल टॉक्सिक सॉल्ट दैट कैन स्पॉइल द फूड, जो कि खाने को तो ख़राब कर ही देता है, एंड काउज फूड पॉइजनिंग और इलनेस। अगर हम उसे खा लेते हैं वो खाने के लायक नहीं रहेगा, जो खाना इसके अंदर रखा जाएगा वो खाना तो ख़राब हो ही जाएगा, लेकिन अगर हम लोग उसे खा लेते हैं तो हमें फूड पॉइजनिंग हो सकती है, बीमारियां हो सकती हैं, इलनेस हो सकती है। और दूसरा पॉइंट मैंने तुम्हें बताया कि ऐसा करने से ये मेटल को भी नुकसान करती है, मेटल भी धीमे धीमे वीक होने लगता है, कमज़ोर होने लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी सारी मेटल की प्रॉपर्टीज़ कंप्लीट होती हैं कि मेटल के मतलब कि मेटल, यही सारी 8 प्रॉपर्टीज़ थी, जिनमें से कुछ प्रॉपर्टीज़ तो हमने बहुत पहले से जानते हैं। मेनली 2 प्रॉपर्टीज़ ज़्यादा थी। एक तो हमारी थर्ड वाली प्रॉपर्टी थी कि एसिडिक सॉल्यूशन होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करा पाते हैं, और ये लास्ट वाली हमारी जो विनेगर मतलब कि ये जो कोरोसिव वाली है ये भी इंपॉर्टेंट थी। ठीक है, अब हम लोग आगे चलने वाले हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? नेक्स्ट टॉपिक हमारी एनसीईआरटी की एक्टिविटी है 2.9। अब हो क्या रहा है कि अगर तुम फर्स्ट लेक्चर से देखोगे, एसिड की डेफिनेशन में ही बोला गया था कि एसिड क्या होते हैं। एसिड की डेफिनेशन जब हमने देखी थी कि एसिड्स वो सब्सटेंस होते हैं जब जिन्हें हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं और वो H आयंस दे देते हैं। ठीक है, मतलब एसिड की हमने जितनी भी अभी तक रिएक्शंस देखी पूरे चैप्टर में, अभी तक हमने जितनी रिएक्शंस पढ़ी उन सब में एसिड के साथ हम लोग एक्वस सोल्यूशन मतलब एक्वस ले रहे थे, डाइल्यूट एसिड्स को ले रहे थे, मतलब उनमें पानी मिक्स था।
लेकिन अब यहाँ पे आज इस वाली एक्टिविटी में जो टॉपिक दिया गया है वो ये है कि एसिड का बिहेवियर हम लोग देखने वाले हैं वाटर की अब्सेंस में। जब वाटर नहीं होगा तो एसिड किस तरह से बिहेव करेंगे, क्या उनका बिहेवियर सेम रहेगा या चेंज हो जाएगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, वो सारी चीज़ें हम लोग इस वाली एक्टिविटी में देखने वाले हैं। ठीक है, तो इस टॉपिक का नाम है एसिड्स बिहेवियर विदाउट वाटर, ठीक है, या इन द अब्सेंस ऑफ वाटर। ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ये यहाँ पे ढका हुआ है, मैं अभी थोड़ी देर में तुम्हें दिखाऊंगा। ठीक है, अब इस वाली एक्टिविटी को करने के लिए किन किन चीज़ों की हमें ज़रूरत है। सबसे पहले तो बॉटल में देख लो NaCl सोडियम क्लोराइड, मतलब इस वाइट वाली बॉटल के अंदर नमक रखा हुआ है, और इस ब्लैक वाली बॉटल के अंदर रखा हुआ है कंसनट्रेटेड H2SO4। पहली बार हम लोग अपनी पढ़ाई के अंदर कंसनट्रेटेड H2SO4 को यूज़ करने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने जितनी बार भी यूज़ किया हर जगह डाइल्यूट यूज़ किया है, वाटर मिक्स करके। ठीक है, अब ये चीज़ देखो, ये भी मैंने तुम्हें कल बताया था, ये हमारे पास स्टैंड है जो कि टेस्ट ट्यूब को होल्ड करता है। ये स्टैंड है हमारे पास, ये इसके अंदर टेस्ट ट्यूब है। ठीक है, ये हमारे पास टेस्ट ट्यूब है। ये मैंने कल तुम्हें बताया था, ये हमारी है ग्लास डिलीवरी ट्यूब। ठीक है, अब ये जो चीज़ तुम्हें टेस्ट ट्यूब जैसी दिख रही है, ये एक्चुअली में टेस्ट ट्यूब नहीं है, इसे हम लोग बोलते हैं गार्ड ट्यूब। ठीक है, ये गार्ड ट्यूब होती है। इसका क्या काम होता है वो भी अभी आगे देखेंगे हम लोग। इसके अंदर वाइट कुछ भरा हुआ है, इसके अंदर वाइट पता है ये क्या भरा हुआ है, कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 भरा हुआ है। मैं पूरा नाम नहीं डाल रहा हूँ, फॉर्मूला छोटा सा डालने दे रहा हूँ। ये हमारे पास कैल्शियम क्लोराइड इसके अंदर भरा हुआ है। ठीक है, ये वाइट कलर के छोटे छोटे जो तुम्हें क्रिस्टल जैसे नज़र आ रहे हैं वो कैल्शियम क्लोराइड के हैं। अब यहाँ पे ये देखो, ये दो ब्लू कलर की ये कुछ रखे हुए हैं, ये हमारे पास लिटमस है, ये हमारे पास ड्राई लिटमस है। मतलब कि ये बिल्कुल सूखा है, और ये इधर वाला जो राइट हैंड वाला है ये वाला हमारे पास वेट है, वेट लिटमस, मतलब कि ये भीगा हुआ है। ठीक है, ये हमारे पास वेट लिटमस है। तो अब हमें सारी चीज़ें समझ में आ गई। हमारे पास टेस्ट ट्यूब है, ग्लास डिलीवरी ट्यूब है, और ये कंसनट्रेटेड H2SO4 है, सोडियम क्लोराइड नमक है, और ये दो हमारे पास लिटमस पेपर है, एक ड्राई है और एक वेट है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को हम लोग यूज़ करने वाले हैं। अब चीज़ें तुम्हें समझ में आई गई होंगी कि NaCl की रिएक्शन हम लोग कराने वाले हैं कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 के साथ। ठीक है, तो ये वाले जो टेस्ट ट्यूब तुम्हें दिख रहा है, इसके अंदर हम लोगों ने पहले नमक भर दिया, NaCl डाल दिया, उसके अंदर फिर हम लोगों ने डाला कंसनट्रेटेड H2SO4 डाल दिया। ठीक है, डालने के बाद हमने इसे मतलब कि बंद कर दिया, ये वाली जो कॉर्क है ना, ये वाली कॉर्क लगी हुई है ग्लास डिलीवरी ट्यूब वाली, इससे पूरा लॉक कर दिया। अब इसके अंदर बनेगी एक गैस, इसके अंदर गैस बनेगी कौन सी, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बनेगी, और वो इस ग्लास डिलीवरी ट्यूब से बाहर आएगी। और हमें इन्हीं लिटमस पेपर से चेक करना है कि वो जो गैस होगी वो किस तरह का नेचर शो कर रही है। एक्टिविटी में यही पूछ रहा है कि हमें पहले ड्राई लिटमस पेपर से चेक करना है कि वो जो गैस है, अब देखो हमें पता है ये एसिड क्या करते हैं, एसिड ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देते हैं। अगर हमने लिटमस पेपर यहाँ पे इसके मतलब कि जहाँ पे गैस निकल रही होगी ग्लास ट्यूब के पास, वहाँ पे लगाएंगे लिटमस पेपर को, अगर हमारा लिटमस पेपर रेड हो जाएगा तो हम बोल देंगे कि हाँ भाई हाइड्रोजन क्लोराइड जो गैस है वो एसिडिक है। और अगर नहीं हो रही है तो देख लेंगे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो क्वेश्चन मतलब कि NCERT की जो एक्टिविटी थी उसने यही बोला कि हमें ऑब्जर्वेशंस करके बताओ कि क्या हो रहा है क्या नहीं होगा। तो हमारा जो फर्स्ट केस है उसमें क्या होता है, ये जो हमारा है फर्स्ट केस, ये देखो हम लोगों ने इसके अंदर पूरा भर दिया, सोडियम क्लोराइड डाल दिया, नमक डाल दिया, और यहाँ पे कंसनट्रेटेड H2SO4 भी डाल दिया। इसके अंदर बनने लगी हमारी कौन सी गैस, इसके अंदर बन रही है हमारी HCl, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं है, ये हाइड्रोजन क्लोराइड गैस है। ठीक है, ये गैस बन रही है, और ये यहाँ से होती हुई ग्लास ट्यूब से होती हुई यहाँ से बाहर निकल रही है, और हमने यहाँ पर एक लिटमस पेपर लगा रखा है सामने। अब तुम देख रहे हो लिटमस पेपर का कलर चेंज नहीं हो रहा, कोई भी इफेक्ट नहीं हो रहा है, ये ब्लू कलर का ब्लू ही कलर का है, जैसा है बिल्कुल वैसा का वैसा ही रखा हुआ है। ठीक है, कोई कलर चेंज नहीं हो रहा। तो यहाँ पे हम लोग डालते हैं केस 1, और यहाँ पे हमने जो लिटमस पेपर लिया है अभी बताता हूँ, ये है हमारा ड्राई लिटमस पेपर। हमारे पास 2 लिटमस पेपर थे ना, एक ड्राई था एक वेट था, तो हमने केस 1 में सबसे पहले ड्राई वाला लिटमस पेपर लिया और इस हाइड्रोजन क्लोराइड गैस को चेक किया कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे भी डाल देता हूँ वैसे तो,
ड्राई लिटमस, ये हमारे पास ड्राई लिटमस है, कोई भी कलर में चेंज नहीं आ रहा है। देखो जैसा का जैसा है, बिल्कुल वैसा का वैसा ही लिटमस पेपर है, कोई कलर में चेंज नहीं आ रहा है, ठीक है। तो हमारे केस 1 में क्या हमें समझ में आया कि हाइड्रोजन क्लोराइड जो गैस होती है, हाइड्रोजन क्लोराइड जो गैस है वो एसिडिक नेचर की नहीं होती है। उसकी अगर एसिडिक नेचर की होती तो हमारे इस ब्लू लिटमस पेपर को रेड कलर में चेंज कर देती, लेकिन जो हाइड्रोजन क्लोराइड गैस है, हमें जो ऑब्जर्वेशन हुई कि लिटमस पेपर का कलर चेंज नहीं हुआ, इस चीज़ से हमने ये कंक्लूजन निकाला कि जो हमारी हाइड्रोजन क्लोराइड गैस होती है वो एसिडिक नेचर की नहीं होती है, ठीक है। अब अपन लोग इस चीज़ को नोट करते हैं आके। सबसे पहले तो हम लोग उस रिएक्शन को लिखने वाले हैं जो हम लोगों ने NaCl और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के बीच में कराई है। तो हमने NaCl लिया था, ठीक है। NaCl कैसा था? सॉलिड था। इसकी रिएक्शन हमने किसके साथ कराई थी? सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, वो भी कंसनट्रेटेड, ठीक है। कंसनट्रेटेड H2SO4 लिया था। बना क्या था हमारे पास? इस रिएक्शन में क्या बनेगा वो देखने वाली चीज़ है। सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, NaHSO4 बनेगा क्योंकि ये कंसनट्रेटेड H2SO4 है, ठीक है यहाँ पे, और ये सॉलिड होगा और इसमें से एक गैस रिलीज़ होगी। एक्चुअली में हमें इस गैस की ही ज़रूरत है इस एक्सपेरिमेंट के लिए। हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, ये वाली गैस रिलीज़ होगी, हमें इस वाली गैस की ही ज़रूरत है। तो पहली चीज़ तो ये रिएक्शन यहाँ पे हमारी टेस्ट ट्यूब के अंदर हो रही है और वहाँ से ये वाली जो हाइड्रोजन क्लोराइड गैस है ये रिलीज़ हो रही है। अब आते हैं केस 1 पे। केस 1 में क्या हो रहा है? हम लोगों ने केस 1 लिया। केस 1 में हमने क्या लिया था? ड्राई लिटमस, ड्राई लिटमस पेपर लिया और ड्राई लिटमस पेपर पे इफेक्ट क्या हुआ? नो कलर चेंज। कोई भी कलर चेंज नहीं हुआ, ठीक है। अगर हम इसे डेफिनेशंस में लिखेंगे, थोड़ा लैंग्वेज में लिखेंगे तो क्या होगा? द ड्राई HCl gas is a covalent molecule. It don't have any free, इसके पास कोई भी फ्री H आयन नहीं होता है क्योंकि ये एक कोवेलेंट मॉलिक्यूल है। सो ऐसे लिखते हैं, सो विदाउट H ion it don't show acidic properties. हो क्या रहा है कि जो हमारी ड्राई HCl गैस है, देखो हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी होता है, हाइड्रोक्लोराइड गैस भी होती है, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस भी होती है, ठीक है। दोनों का फॉर्मूला बिल्कुल सेम है। लेकिन क्या हो रहा है कि जब हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेते हैं तो हमेशा उसे वाटर मिक्स करके लेते हैं, पानी में मिक्स करके और लिक्विड फॉर्म में लेते हैं, तो वो एक एसिड बन जाता है और बहुत ज़्यादा डेंजरस एसिड बन जाता है। लेकिन जब हम इसे बिल्कुल ड्राई फॉर्म में लेते हैं, ये गैस होती है, हाइड्रोजन क्लोराइड जब गैस होती है तो ये एक कोवेलेंट कंपाउंड है, कोवेलेंट मॉलिक्यूल है और इसके पास कोई भी फ्री H आयन नहीं है, इसके पास कोई भी H आयन फ्री नहीं है। जब H आयन ही नहीं है, एसिड की डेफिनेशन ही यही है कि जो सब्सटेंस H आयन्स देते हैं वही एसिड होते हैं। जब इस कंपाउंड के पास H आयन ही नहीं है तो इसीलिए ये एसिड भी नहीं होता है। इसीलिए इसने जो हमारा ब्लू लिटमस पेपर था उसे रेड में चेंज नहीं किया, जैसा का था वैसा ही बना रहा, ठीक है। अब हम लोग आते हैं केस 2 पे, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे देखो 2 लिटमस पेपर लिए हैं। एक तो था ड्राई लिटमस पेपर और दूसरा वाला हमारे पास वेट लिटमस पेपर है, थोड़ा सा गीला लिटमस पेपर है, ठीक है। अब इसमें देखते हैं कि अब हमने पहले ड्राई वाले को चेक किया तो कुछ भी नहीं हुआ। अब हम लोग देखते हैं वेट वाले को, जब गीले वाले को चेक करते हैं तो क्या हमारे सामने ऑब्जर्वेशंस आती हैं।
ये देखो जब हम लोगों ने बैट वाला लिया तो क्या हो रहा है, वेट लिटमस, ये वेट लिटमस लिया तो कलर चेंज हो रहा है, इट टर्न्स रेड। ये देखो रेड कलर में चेंज हो गया। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास हाइड्रोजन क्लोराइड गैस है जो उड़ जैसी रही है, ठीक है। ये इस वाले ग्लास ट्यूब से पास होती हुई आ रही है और यहाँ से निकल रही है, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस है यहाँ से बैठ। तो यहाँ पे देखो इस बार ना ये चेंज हो रहा है, इसका कलर लिटमस का चेंज हो गया और ये रेड कलर का हो गया। अब ब्लू लिटमस को रेड कौन करता है, एसिड्स करते हैं। ब्लू लिटमस को रेड कौन करता है, एसिड्स करते हैं। तो ये हमारा केस 2 है। केस 2 में हम लोगों ने क्या लिया, वेट लिटमस पेपर, गीला लिटमस पेपर यूज़ किया था, ठीक है। ये हमारे पास सेकंड केस था। तो इस चीज़ की हम लोगों ने ऑब्जर्वेशंस को लिखेंगे आके, जो ऑब्जर्वेशंस हमें मिली अगर हम उस चीज़ को लिखेंगे आके, नेक्स्ट पेज से ही लिखते हैं। ये रहा हमारे पास केस 2, वेट लिटमस। क्या हुआ, इट टर्न्स रेड। एक्चुअली में क्या हुआ, जो वाटर था वो हाइड्रोजन गैस तो बिल्कुल ड्राई थी, जो हाइड्रोजन क्लोराइड गैस थी वो तो बिल्कुल ड्राई थी, मतलब सूखी थी, उसके अंदर कोई पानी नहीं था। लेकिन इस बार जो वाटर था वो हमारे लिटमस पेपर के अंदर था, हमने पहले से ही उसे गीला करके रखा था। तो जो रिएक्शन हमारे सामने हुई वो क्या हुई, हम लोगों ने HCl ली थी, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस ली थी और प्लस H2O लिया था, ठीक है। जब उन्हें इसे लिया तो हमें क्या मिला, ये रिएक्शन जब होती है तो हमें मिलता है H3O प्लस Cl माइनस। ये 2 आयन्स मिलते हैं हमें। अब मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ, इस चीज़ को बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। इस चीज़ को बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। और ये जो है मतलब चाहे कोई भी सब्सटेंस H+ आयन दे या हाइड्रोनियम आयन दे, H+ आयन और हाइड्रोनियम आयन दे तो वो एसिड हो जाता है, उस चीज़ को हम एसिड मान लेते हैं। और इस बार देखो जब हाइड्रोजन क्लोराइड जो गैस है वो वाटर के साथ मिलकर हाइड्रोनियम आयन हमें दे रहा है, इसीलिए ये एसिडिक कैरेक्टर को शो कर रही है। एक्चुअली में ये जो रिएक्शन है ना वो 2 स्टेप्स में कंप्लीट होती है। कैसे 2 स्टेप्स में कंप्लीट होती है, डायरेक्ट ऐसे नहीं होती है, कैसे होती है वो देखते हैं हम लोग। पहले हमारे पास है हाइड्रोजन क्लोराइड, HCl गैस थी और हम लोगों ने क्या लिया, H2O लिया, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा, ये जो हाइड्रोजन क्लोराइड गैस है ये H+ में ब्रेक होगी और Cl- में ब्रेक होगी, और पानी जो H2O है वो ऐसा का ऐसा ही रहेगा, ठीक है। वाटर जो है हमारा वो ऐसा का ऐसा ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। ये हुई हमारी फर्स्ट स्टेप। अब सेकंड स्टेप में क्या होगा, सेकंड स्टेप में देखो ऐसा होता है, इस रिएक्शन में ही नहीं, उन सारी रिएक्शंस में जिसमें भी हम लोग H+ आयन को वाटर के साथ डालते हैं उनमें क्या होता है, H+ आयन जो है वो कभी भी अकेला वाटर में नहीं रहेगा। H+ आयन जैसे H2O मॉलिक्यूल को देखेगा वो डायरेक्ट जाके इससे कंबाइन हो जाएगा, जाके एकदम इमीडिएटली जाके इससे कंबाइन हो जाएगा जाके, और क्या बन जाएगा, H3O+ हाइड्रोनियम आयन बन जाएगा और हमारे पास Cl- बन जाएगा। लेकिन बुक में जो NCERT में जो रिएक्शन दी गई है वो डायरेक्ट यहीं से दी गई है, उन्होंने मतलब कि ऐसे ही करके यहाँ पे लिख दिया है। बट एक्चुअली में ये जो रिएक्शन है वो 2 स्टेप्स में कंप्लीट होती है। पहले हमारा H+ आयन बनता है, H+ आयन जाके H2O से जुड़ जाता है। इस चीज़ को हम लोग लिखने वाले हैं, H+ आयन नेवर बी अलोन, या फिर ऐसे कहते हैं नेवर अलोन इन वाटर। H+ जो आयन है वो कभी भी वाटर में अकेला नहीं रहता है, इट इमीडिएटली स्पेलिंग मिस्टेक हो तो देख लेना, ठीक है। इट इमीडिएटली कंबाइंस
with H2O molecule to form hydronium ion. ठीक है, तो जब भी H+ जो आयन है, अगर वो H+ आयन कोई भी मतलब वीकर है, तुमने उसमें वाटर लेके रखा और तुम उसके अंदर H+ आयंस को डाल दो, जैसे तुम H+ आयंस को डालोगे वो सारे H+ आयंस H2O से कंबाइन होकर हाइड्रोनियम आयन बना लेंगे H3O+। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना और इस लाइन को भी बहुत मतलब अच्छे से याद रखना कि हाइड्रोजन आयन कभी भी अकेला वाटर में नहीं रहता, जब भी पानी में जाएगा वो वाटर के साथ कंबाइन होकर हाइड्रोनियम आयन फॉर्म कर लेगा। ठीक है, ये रिएक्शन हो गई इस तरह से। अब चाहे कोई भी सब्सटेंस H+ आयन दे या हाइड्रोनियम आयन दे, वो एसिड होता है। अब देखो, जो हमारा हाइड्रोजन क्लोराइड गैस थी उसने हाइड्रोनियम आयन दिया हमें, जैसे ही हाइड्रोनियम आयन दिया ये एसिड हो गया और इसने ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर दिया, मतलब कि चेंज कर दिया, टर्न कर दिया, उसका कलर चेंज कर दिया। ठीक है, अब ये हो गया हमारा सेकंड केस। अब तुम एक चीज़ देखो, इस वाली एक्टिविटी में हम लोगों ने एक और चीज़ ली थी, गार्ड ट्यूब। यहाँ पे ये हम लोगों ने गार्ड ट्यूब ली थी, उसके अंदर कैल्शियम क्लोराइड को रखा हुआ है। अब इसका क्या काम है, हम लोगों ने मतलब कि दो केसेस, दो सिनेरियोस को देख लिया, लेकिन इसका कोई भी काम यूज़ नहीं किया। तो इसका यूज़ क्या होता है वो देखते हैं। एक्चुअली में ये क्वेश्चन की फॉर्म में आता है। वो क्या होता है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ कैल्शियम क्लोराइड इन द गार्ड ट्यूब ड्यूरिंग दिस एक्सपेरिमेंट। इस चीज़ का क्या यूज़ है, ये क्वेश्चन की डायरेक्ट इसी तरह से क्वेश्चन ही पूछ देता है वो। एग्जामिनर या NCERT में भी सेम क्वेश्चन पूछा हुआ है कि इस चीज़ का यूज़ क्या होता है। तो ये जो है हमारा कैल्शियम क्लोराइड, ये एक ड्राइंग एजेंट है। ड्राइंग एजेंट का मतलब कि ये एटमॉस्फेयर से या हमारे आसपास के मतलब आसपास के वातावरण से, एटमॉस्फेयर से ये जो भी मॉइस्चर होता है उसे एब्जॉर्ब कर लेता है और पूरे तरह से सूखा कर देता है। अब क्वेश्चन आता है इस तरह से, देखो क्वेश्चन वो इस तरह से बोल देते हैं कि दिस एक्सपेरिमेंट डन ऑन अ ह्यूमिड डे। ह्यूमिड डे का मतलब क्या होता है कि जिस दिन एयर में बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी है, वाटर बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है। अब वाटर बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है, जैसे कि बरसातों का मौसम देखते हो, अगर हम मान लो कि कोई बिस्किट का पैकेट है, हमने बिस्किट खाया, थोड़े बिस्किट खाए और बचे हुए बिस्किट को ऐसा ही खुला छोड़ दिया एनवायरनमेंट में। अब तुम 1 घंटे बाद दोबारा बिस्किट को खाओगे आके, तो उसके अंदर जो क्रिस्पनेस थी वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है। मतलब कि उसके अंदर ना थोड़ा सा कैसा बताऊँ, सेलन जैसी आ जाती है, नमी जैसी आ जाती है। तो वही क्वेश्चन बोल रहा है कि एक ह्यूमिड डे पे हमने ये सेम एक्सपेरिमेंट किया, तो उस दिन क्या होगा कि जो हमारा लिटमस पेपर है उसके अंदर भी नमी हो जाएगी। भाई मॉइस्चर तो हर जगह है, मॉइस्चर लिटमस पेपर भी एब्जॉर्ब कर लेगा। और हमारी जो टेस्ट ट्यूब्स हैं और बाकी जो क्या बोलते हैं डिलीवरी ट्यूब्स हैं, वो सारी चीज़ों में मॉइस्चर होगा, क्योंकि एयर तो सबके अंदर है, वैक्यूम तो है नहीं कहीं भी। अब उस मॉइस्चर की वजह से क्या होगा कि ये एक्सपेरिमेंट का जो डेटा आएगा, जो रिज़ल्ट आएगा, वो एक्यूरेट नहीं आएगा। और इसीलिए हमें उस रिज़ल्ट को एक्यूरेट करने के लिए हम कैल्शियम क्लोराइड का यूज़ करते हैं। हम क्या करते हैं, रुको तो मैं दिखाता हूँ। हम क्या करते हैं, जब ये हाइड्रोजन क्लोराइड गैस यहाँ से बन के निकल कर आ रही होती है, तो इस वाली बीच में जो डिलीवरी ट्यूब थी उसी के बीच में हम लोग इसे लगा देते हैं गार्ड ट्यूब को। अब जो हमारी हाइड्रोजन क्लोराइड गैस है वो इस गार्ड ट्यूब से पास होके आएगी, बीच में से जो भी गैस है वो इससे पास थ्रू करके आएगी, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। ठीक है, इससे पास होती हुई आएगी और ये सारा का सारा जो भी मॉइस्चर होगा इस गैस के अंदर, जो भी वाटर कंटेंट होगा, उस सारी चीज़ को एब्जॉर्ब कर लेगा अपने अंदर। और यहाँ पे हमें मिलेगी बिल्कुल ड्राई गैस, पूरी तरह से सूखी गैस मिलेगी। ड्राई गैस मिलेगी। तो NCERT वाले या तो इस तरह से, मतलब कि अगर क्वेश्चन तुम्हारे टीचर या बोर्ड एग्जाम वाले क्वेश्चन पूछेंगे तो वो इस तरह से पूछेंगे कि द सेम एक्सपेरिमेंट डन ऑन अ ह्यूमिड डे एंड द रिजल्ट कम आउट टू बी फॉल्स। मतलब कि हम लोगों ने एक ह्यूमिड डे वाले दिन इसी एक्सपेरिमेंट को किया और लेकिन रिजल्ट फॉल्स आया। तो हमें क्या करना चाहिए कि रिजल्ट फिर से मतलब एक्यूरेट वैल्यू देने लगे, तो हमें एक गार्ड ट्यूब का यूज़ करना पड़ेगा। उस गार्ड ट्यूब के अंदर हमें कैल्शियम क्लोराइड को मतलब कि रखना पड़ेगा, जो कि एक ड्राइंग एजेंट है, जो कि सारी की सारी मॉइस्चर को खींच लेता है अपने अंदर। ठीक है, बस इतना ही था इस वाली चीज़ में। इसका आंसर देख लेते हैं, जो लैंग्वेज वाला सिस्टम है, जो लैंग्वेज में लिख के आता है वो क्या है। कैल्शियम क्लोराइड इज़ अ ड्राइंग एजेंट। ठीक है, ये एक ड्राइंग एजेंट है। इट एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम द डिलीवरी ट्यूब टू इंश्योर दैट द HCl गैस रिमेन्स कम्प्लीटली ड्राई, सो रिजल्ट शुड बी एक्यूरेट। बस वही जो मैंने तुम्हें बताया वही यहाँ पे बुक वाली लैंग्वेज या तुम्हारी एग्जाम वाली लैंग्वेज में लिखा हुआ है कि CaCl2 जो है वो एक ड्राइंग एजेंट है
और वो सारी का सारा मॉइस्चर खींच लेता है, जिससे कि रिज़ल्ट का मतलब जो भी हमारा एक्सपेरिमेंट का रिज़ल्ट है वो बिल्कुल एक्यूरेट आए। ठीक है, बात समझ में आई। तो ये हमारी एक्टिविटी है, ये हमारा पूरा टॉपिक है। ये टॉपिक था एसिड बिहेवियर्स विदाउट वाटर। हमने पूरे चैप्टर में एसिड का बिहेवियर चेक करते आए वाटर के साथ, लेकिन तुमने ये चीज़ यहाँ पे देखी केस फर्स्ट में, जब ड्राई लिटमस था, ड्राई गैस थी, तो एसिड ने अपना पूरा बिहेवियर शो नहीं किया, मतलब अपना एसिडिक करेक्टर ही बिल्कुल ख़त्म कर दिया, एसिड करेक्टर ही शो नहीं किया। ये जो ब्लू लिटमस था इसे चेंज नहीं किया। ठीक है, इसका कोई भी कलर चेंज नहीं हुआ, इस चीज़ को याद रख लेना। दूसरी चीज़ ये पूछेगा, जब गीला लिटमस पेपर हम लोगों ने यूज़ किया तो क्या हुआ, तो भाई गीले लिटमस पेपर के अंदर वाटर था, वाटर हाइड्रोजन क्लोराइड से रिएक्ट करके फिर से हाइड्रोजन मतलब कि जो हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है एक्चुअली में वही फॉर्म हो गया, और उसने हाइड्रोनियम आयन फॉर्म हुआ, जिसके वजह से एसिडिक करेक्टर शो करने लगा और उसने ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर दिया। तीसरी चीज़ यहाँ पे कि हम लोग ये CS मतलब कि कैल्शियम क्लोराइड को क्यों लेते हैं, क्योंकि ये ड्राइंग एजेंट है, ये सारे मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे कि रिजल्ट बिल्कुल एक्यूरेट आए। ठीक है, तो 3 क्वेश्चन है यहाँ पे, 3 क्वेश्चन बनेंगे, 3 केस हैं, 3 ही क्वेश्चन वो पूछेगा, और ये रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है, इन्हें देख लेना ध्यान से। अब हम लोग आते हैं हमारे अगले टॉपिक पे। हमारा अगला टॉपिक है यूजेस ऑफ एसिड्स। एसिड्स के यूज़ क्या होते हैं एक्चुअली में इंडस्ट्री वगैरह में, हमारी लाइफ में कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं। तो ये बुक से पॉइंट लिख के लाया हूँ। एक्चुअली में ये इतने ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक बार इन्हें रीड कर लेना सही रहेगा। बाई चांस अगर क्वेश्चन में पूछ लिया कि मतलब कि टेल मी 2 यूजेस ऑफ एसिड्स, तो एक बार भी तुम पढ़ लोगे तो तुम्हारे दिमाग में बने रहेंगे। क्या है यहाँ पे, सल्फ्यूरिक एसिड इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइज़र। सल्फ्यूरिक एसिड फर्टिलाइज़र बनाने में काम आता है, अमोनियम सल्फेट पेंट्स बनाने में काम आता है, डाइज में काम आता है, केमिकल्स, प्लास्टिक, सिंथेटिक फाइबर्स, डिटर्जेंट, एक्सप्लोजिव्स एंड कार बैटरीज। तो इतनी जगह पे सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ होता है। अब हम लोग देखते हैं आगे और कौन सा है, नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड इज़ यूज फॉर मेकिंग फर्टिलाइज़र, ये भी फर्टिलाइज़र बनाने में काम आता है। अमोनियम नाइट्रेट जो हमारी फर्टिलाइज़र है वो, एक्सप्लोजिव्स TNT जिसे ट्राई नाइट्रोटोलुइन बोलते हैं। ठीक है, और डाइज के काम आता है, प्लास्टिक के बनाने में काम आता है। ये यूजेस है, रीड कर लेना एक बार, सही रहेगा। नेक्स्ट हमारा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज़ यूज्ड फॉर रिमूविंग ऑक्साइड लेयर फ्रॉम स्टील ऑब्जेक्ट। स्टील के ऑब्जेक्ट पे अगर कोई ऑक्साइड की लेयर आ जाती है तो उसे रिमूव करने के लिए हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यूज़ करते हैं। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन डाइज, टेक्सटाइल्स, फूड। ओके, फूड में भी यूज़ होता है, लेदर इंडस्ट्री में भी ये यूज़ होता है। ठीक है, ये इनके यूजेस हैं, एक बार बस इन्हें रीड कर लेना, इनमें कोई वैसा खास नहीं है, कोई कठिन चीज़ नहीं है। अब आते हैं क्वेश्चंस पे। यहाँ पे 2 NCERT के क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ। एक्चुअली मैं इन क्वेश्चंस को लाने का ना एक वजह है, जो कि मैं अभी तुम्हें समझाता हूँ। क्वेश्चन बिल्कुल टफ नहीं है, तुम 1 सेकंड में करोगे, इनमें कोई ऐसी कठिन चीज़ नहीं है। क्या है, क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। मेटल कंपाउंड A रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोजन हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू प्रोड्यूस, ये क्या लिखा हुआ है, एफरवेसेंस। ठीक है, एफरवेसेंस ये शब्द, इस शब्द के वजह से मैं सिर्फ ये क्वेश्चन लेके आया हूँ। क्या लिखा हुआ है, एसिड टू प्रोड्यूस एफरवेसेंस, द गैस इवॉल्व एक्सटिंग्यूश अ कैंडल अ बर्निंग कैंडल। ये देखो, ये मैंने तुम्हें कल कार्बन डाइऑक्साइड गैस की प्रॉपर्टीज़ पढ़ाई थी और मैंने उसमें क्या बताया था, इट एक्सटिंग्यूश फायर। और बोल रहा है कि जो गैस इवॉल्व कर रही है वो एक्सटिंग्यूश बर्निंग कैंडल, मतलब एक जलती हुई कैंडल को बुझा रही है जो गैस इस रिएक्शन में निकल रही है। तो इस पॉइंट को पढ़ते ही तुम्हारे दिमाग में क्या क्लिक होना चाहिए कि जो गैस यहाँ पे निकल रही है वो कौन सी हो रही है। ये जो पॉइंट हमें क्या बता रहा है, ये पॉइंट हमें बता रहा है हम CO2 गैस की बात कर रहे हैं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इफ वन ऑफ द कंपोनेंट फॉर्म्ड इज कैल्शियम क्लोराइड। बोल रहा है कि एक तो CO2 गैस हमें मिल गई, निकल रही है, दूसरी चीज़ बोल रहा है कि एक और चीज़ हमें बता दी उसने, CaCl2 निकल रही है। ठीक है, ये 2 पॉइंट उसने हमें बता दिए, ये 2 चीज़ें निकल रही हैं, एज ए प्रोडक्ट निकल रही हैं ये। ठीक है, अब एक और चीज़ तुम सोचो, मैंने कल तुम्हें रिएक्शंस पढ़ाई हुई थी कि जब भी एसिड मतलब कि जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो कब कब रिलीज़ हो सकती है, एसिड किसके साथ रिएक्ट करेगा जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ हो। ऐसी सिर्फ 2 चीज़ें थी, एक तो था मेटल का कार्बोनेट और दूसरा था मेटल का हाइड्रोजन कार्बोनेट। इन्हीं 2 रिएक्शंस में, मतलब इन 2 चीज़ों से जब भी एसिड रिएक्ट करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ होगी, हमारे सामने कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ होगी। दूसरा प्रोडक्ट बोल रहा है कि हमारे पास CaCl2 हो रहा है। ठीक है, और हमारे पास एक और चीज़ है इसमें बोल रहा है, इसमें बोल रहा है कि हमारी रिएक्शन किसके साथ हो रही है, डाइल्यूट HCl के साथ, HCl एक्वस के साथ। ठीक है, अब तुम अगर अपना दिमाग लगाओ थोड़ा सा, कल हम लोगों ने पढ़ा था, कल ही पढ़ा था कि एसिड जब भी रिएक्ट करता है हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ या कार्बोनेट, सिर्फ मेटल के कार्बोनेट के साथ, तो 3 चीज़ें बनती थी। एक तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रही है, ये हम लोगों ने फॉर्म कर लिया, ये एक सॉल्ट बन रहा है, तीसरी एक H2O भी बन रहा था, वाटर भी बन रहा था। ठीक है, वाटर भी बन रहा था।
तो अब हमें ऐसी यहाँ पे क्या चीज़ लगानी है जिससे कि ये पूरी मतलब रिएक्शन ठीक हो जाए, कि ऐसी क्या चीज़ है जिसके साथ ये रिएक्ट कर सकता है। हमारे पास देखो क्लोरीन भी यहाँ पे है, हाइड्रोजन भी है, लेकिन कार्बन नहीं है हमारे पास, ऑक्सीजन नहीं है इधर राइट हैंड साइड, और कैल्शियम नहीं है। हमारे पास तीन चीज़ें नहीं है। तीन चीज़ें अगर हमें मिल जाएँ, कार्बन मिल जाए, ऑक्सीजन मिल जाए, कैल्शियम मिल जाए, अगर ये तीन चीज़ें मिलके इधर मतलब कोई ऐसा कंपाउंड बना के इधर साइड रख देंगे तो हमारी इक्वेशन ठीक हो जाएगी, हम कह देंगे ये हुआ। अब एक ऐसा कंपाउंड बताओ जिसके अंदर कार्बन भी आता हो, ऑक्सीजन भी आता हो, कैल्शियम भी आता हो। भाई सीधा दिख रहा है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर कैल्शियम भी आता है, कार्बन भी आता है, ऑक्सीजन भी आता है। कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है? CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। देखते हैं ये इक्वेशन बैलेंस है, कितने क्लोराइड नहीं बैलेंस है, बैलेंस कर देते हैं। इधर देखो 2 क्लोराइड हैं, सॉरी इधर 2 क्लोराइड हैं, यहाँ पे एक ही है, हम लोगों ने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया। हाइड्रोजन 2 हो गए, हाइड्रोजन 2 हो गए, ऑक्सीजन भी बैलेंस है, कार्बन भी बैलेंस, सारी इक्वेशन ये पूरी बैलेंस हो गई, ठीक है। अब जो पहली चीज़ तो तुम्हें टैकल करना आना चाहिए, मैंने तुम्हें कल प्रॉपर्टीज़ पढ़ाई थी, उसी से पता चल गया कि एक्सटिंग्विश अ बर्निंग कैंडल, जैसे कि उसने जलती हुई कैंडल को बुझा दिया, मतलब एक ही गैस ऐसी है जो आग को बुझाती है, और वो कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो इस चीज़ से मैं पता चला ये हो गया। फिर उसने बोला था कि एक कंपाउंड हमें कैल्शियम क्लोराइड भी मिल गया, CaCl2 मिला हुआ है। और तीसरी चीज़ हमने अपना दिमाग लगाया कि जब भी भाई कार्बन डाइऑक्साइड गैस सिर्फ 2 ही सिनेरियोज में रिलीज होती है, या तो मेटल के कार्बोनेट के साथ रिएक्शन हो, या फिर मेटल के हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन हो। तो लेकिन दोनों के साथ रिएक्शन होगी, प्रोडक्ट यही 3 बनते हैं, हमने कल देखा था। कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी, एक सॉल्ट मिलेगा, वाटर मिलेगा। हमने इन तीनों को इधर रख दिया, और एक चीज़ हमें ये पता थी। अब हमें सिर्फ एक क्लू को ढूंढना था कि एक ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर कैल्शियम भी हो, कार्बन भी हो, ऑक्सीजन भी हो, ऐसा एक ही कंपाउंड है कैल्शियम कार्बोनेट, हमने रख दिया, ठीक है। तो ये हमारी पूरी इक्वेशन आ गई। पर मुद्दे की बात इस सवाल में, ये जो मेरा मतलब जिस वजह से मैं ये क्वेश्चन लेके आया हूँ, वो ये रिएक्शन नहीं, वो ये चीज़ नहीं, वो है ये शब्द एफरवेसेंस, ठीक है। ये शब्द, इस शब्द का मतलब पता है क्या होता है? इस शब्द का मतलब होता है बॉयलिंग। इस शब्द का मतलब ध्यान रख लेना। एफरवेन, ठीक है, एफरवेसेंस। इस चीज़ का मतलब होता है बॉयलिंग। मतलब एक्चुअल में बॉयलिंग नहीं होता है। जब भी ये शब्द यूज़ हो रहा हो तुम्हारे दिमाग में ऐसा चलना चाहिए कि वो चीज़ बॉयल जैसी हो रही है। जब भी पानी तुमने बॉयल देखा है, बबल्स टाइप के बनने लगते हैं, और आवाज़ जैसी एक हिसिंग साउंड जैसा आने लगता है। अगर ये शब्द कहीं यूज़ हुआ है एफरवेसेंस, तो समझ जाना कि वहाँ पे ना बबल्स क्रिएट हो रहे हैं और बॉयलिंग जैसा साउंड आ रहा है, इस तरह का, ठीक है। और सिर्फ ये एक शब्द नहीं है, ऐसे 3-4 शब्द हैं। बॉयलिंग हो गया, ठीक है, फिजिंग, और नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में फिजिंग यूज़ किया गया है। फिजिंग, बबलिंग और फोमिंग, इस तरह के शब्द कहीं किसी क्वेश्चन में यूज़ हो रहे हैं, तो इसका मतलब समझ जाना कि वहाँ पे क्या हो रहा है कि गैस फॉर्म हो रही है, गैस के बबल्स फॉर्म हो रहे हैं, जिसके वजह से बॉयलिंग जैसा सिस्टम दिख रहा है कि तुम आंखों से देखोगे तुम्हें ऐसा लगेगा कि चीज़ें बॉयल हो रही हैं। पानी नहीं बॉयल होता है, वैसा तुम्हें दिखेगा, और आवाज़ भी आएगी, साउंड भी क्रिएट होगा, हिसिंग साउंड टाइप का क्रिएट होगा, ठीक है। तो इन शब्दों को मैं फिर से बोल रहा हूँ, इंपॉर्टेंट रख लेना, याद रख लेना। वो क्या बोल रहा है कि जब भी मेटल, एक कंपाउंड है, एक मेटल का कंपाउंड था, ठीक है, ए रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू फॉर्म एफरवेसेंस। मतलब कि जब भी हमने मेटल के एक कंपाउंड में हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलाया तो उसके अंदर बबल टाइप के बनने लगे, मतलब एयर के बबल्स टाइप के बनने लगे। एयर कौन सी एयर के बबल बन रहे हैं? CO2 गैस के बबल्स बन रहे हैं, ठीक है। बबल्स बनने लगे और आवाज़ भी आने लगी। यहाँ पे लिखा नहीं है, बट कुछ क्वेश्चन में साउंड भी डाल देते हैं। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दोनों NCERT के क्वेश्चन हैं। इक्वल लेंथ ऑफ मैग्नीशियम रेवन आर टेकन इन टेस्ट ट्यूब A एंड B। हम लोगों ने मैग्नीशियम रेवन काटी, ए और मतलब कि और अलग अलग इक्वल लेंथ की काटी, और एक A टेस्ट ट्यूब और B टेस्ट ट्यूब में डाल दी, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू टेस्ट ट्यूब A जो टेस्ट ट्यूब था उसके अंदर हमने क्या डाला? ये हमारे पास A है, ये B है, इसके अंदर मैग्नीशियम है, इसके अंदर भी मैग्नीशियम है, ठीक है। इसके अंदर हमने क्या डाला? HCl डाला। इसके अंदर क्या बोल रहा है? एडिड वाइल, ठीक है, टेस्ट ट्यूब A वाइल एसिटिक एसिड इज एडिड टू द टेस्ट ट्यूब B। इसके अंदर हमने एसिटिक एसिड डाल दिया। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? इन विच टेस्ट ट्यूब विल फिजिंग, देखो आ गया शब्द फिजिंग, अकर्स मोर विगरसली एंड वाई। किस टेस्ट ट्यूब के अंदर ज़्यादा फिजिंग होगी? फिजिंग का मतलब क्या है? बॉइलिंग टाइप का। किस चीज़ के अंदर ज़्यादा बबल टाइप के बनेंगे और बहुत ही ज़्यादा, मोर विगरसली एंड वाई, ऐसा क्यों होगा? तो इसका जवाब है इसके अंदर भाई A टेस्ट ट्यूब के अंदर ज़्यादा बनेंगे, क्योंकि मैं लैंग्वेज में नहीं लिखा रहा हूँ, तुम बोले दे रहा हूँ, तुम लोग खुद अपने नोट्स में डाल लेना
ए के अंदर इसलिए बनेगी क्योंकि HCl जो है वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये बहुत ज़्यादा जो हाइड्रोजन आयन है उन्हें उन्हें बना देगा, हाइड्रोजन आयन्स को प्रोड्यूस कर देगा। और ये तो हम लोग पहले ही पढ़ के आए हुए हैं कि जब भी मतलब कि एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस बनती है। और जब भी हाइड्रोजन गैस बनेगी ना तो इतनी ज़्यादा अमाउंट में हाइड्रोजन गैस बनेगी जिसके वजह से बहुत ज़्यादा विगोरसली फिजिंग साउंड आएगा, फिजिंग होगी और वहाँ पे साउंड भी आएगा। ठीक है, तो इन वर्ड्स को मुद्दा यही है कि इन शब्द को लेके आया हूँ, इन दोनों क्वेश्चंस को इसीलिए लेके आया हूँ क्योंकि इन वर्ड्स को याद रख लेना। अगर तुम इन वर्ड्स को भूल जाओगे तो तुम्हारा ब्रेन ना क्लिक ही नहीं करेगा, तुम्हें समझ में नहीं आएगा कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। लेकिन तुम जैसे ही समझ पाओगे कि एफरवेसेंस है, बॉयलिंग है, फिजिंग है, बबलिंग है, फोमिंग है, इस तरह का कोई भी शब्द यूज़ हुआ तो तुम तुरंत समझ जाओगे ओके मतलब कि वहाँ पे बॉयलिंग हो रही है। बॉयलिंग एक कॉन्सेप्ट की तरह समझ लो। बॉयलिंग का मतलब ये नहीं कि वहाँ पे सच में मतलब कि हीट दे के बॉयल किया जा रहा है, नहीं, वहाँ पे गैस के बबल्स क्रिएट हो रहे हैं। समझ में आई बात उस तरह का। तो मैं सोच रहा था कि आज का लेक्चर छोटा होगा लेकिन आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है कि ये भी अच्छी खासी लेंथ का लेक्चर बन गया है। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए ओके, बाय बाय।